हेलो एवरीवन। तो अब हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है अभी, और वो टॉपिक है गॉस थ्योरम। ओके। अब गॉस थ्योरम करने से पहले ये टॉपिक गॉस थ्योरम इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले ना आपको एरिया वेक्टर समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ें बेसिक करनी पड़ेंगी। उनमें सबसे पहले एरिया वेक्टर। देखो भी, अभी तक एरिया को आप स्केलर समझ रहे थे, कभी आपको एरिया की डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी थी। टिल 10th तो आपको वेक्टर का ही पता नहीं था, थोड़ा बहुत 9th में पढ़ाया गया था, पर +1 2 में वेक्टर पढ़ाए गए तो उनकी डायरेक्शन। तो अभी आप ये समझो कि जो आप एरिया अभी तक अब लेते थे, चाहे क्यूब का, सॉरी, स्केयर का, रेक्टेंगल का या स्फीयर का सरफेस एरिया, सबकी डायरेक्शन होती है। अब डायरेक्शन क्या एरिया वेक्टर की, ये लाइन मैंने लिखी है, इसको पढ़ना भी, फिर इसको समझना, अच्छे से समझ में आएगा। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, दिस इज साइन ऑफ परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड। तो जो भी एरिया ले रहे हो आप, जो भी आप एरिया ले रहे हो, उसके एरिया वेक्टर क्या होता है? पहली बात तो परपेंडिकुलर, और किधर को परपेंडिकुलर? आउटवर्ड, नॉट इनवर्ड। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो ये मैंने बनाया है। ये सपोज एक स्फीयर है, ये रिंग नहीं है, अभी पहले तो ये समझना, इट्स 3 डायमेंशनल। ये कड़ा नहीं है, ये एक फुटबॉल है। अब इसका सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, आपको पता है 4πr²। तो इसकी मैं डायरेक्शन आपको बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बनाऊंगा तो वो होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। देखो इनवर्ड नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड है। अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड। और एरिया वेक्टर को आप एन कैप से दिखाते हैं अभी। एन को यूनिट वेक्टर है और एन कैप मीन्स एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ओके। अगर मैं कहूँ यहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो देखो परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड। ओके, एन कैप मैंने लिख दिया। अब आता हूँ, ये मैंने एक स्केयर बनाया। अब ये स्केयर पेज के अंदर ही है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? आप जिधर से देख रहे हो आपकी तरफ, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये मैंने मार्कर रख दिया, देखो आउटवर्ड। और अगर मैं ये शीट की बात करूँ, ये शीट ऐसे पड़ी है जैसे मेरा हाथ है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस। ओके। तो चलो एक वीडियो देखो आप, ये उस वीडियो में आपको समझ में आएगा। ओके, आई हैव गॉट दिस सोप। एक्चुअली मैं ये साबुन लाया हूँ आपको एरिया वेक्टर समझाने के लिए। इसको क्यूब समझना भैया, ये क्यूब है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्यूब जैसा है दिखने में, एक्चुअल में क्यूब नहीं है, एक साइड से ये थोड़ा छोटा है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके। अब एरिया वेक्टर की ध्यान से डायरेक्शन देखना भी, ये वाला जो सरफेस है, देखो ये आपको दिख रहा है। एक्चुअली इसमें 6 सरफेसेज होते हैं क्यूब में, आपको पता हो तो 6 सरफेसेज हैं। ये वाले सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड। ओके। ये वाले सरफेस का देखो परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड, और ये वाले सरफेस का देखो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। सो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? जैसा मैं आपको थियोरेटिकली बताने की ट्राई कर रहा था, एरिया वेक्टर इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड, नॉट इनवर्ड। तो ये क्यूब है, इसमें 6 सरफेसेज हैं। ये मैंने 5 तो बना रखे हैं, देखो ये 2 अपोजिट होते हैं, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, एक बेस और एक ऊपर वाला। आप घर के जिस रूम में बैठे देख रहे हो उसको देख सकते हो। देयर आर 6 वॉल सराउंडेड द रूम। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो मैं बता रहा हूँ, इधर वाले सरफेस को देखो, इसका एरिया वेक्टर इधर है इस तरफ, और इधर वाले का, इसका एरिया वेक्टर इधर है। तो अगर मैं कहूँ 2 अपोजिट फेसेस उस क्यूब में, जो एरिया वेक्टर है उनमें एंगल है, तो वो क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये एरिया वेक्टर अभी सभी के आप देख सकते हो, मैंने सभी के बनाए हुए हैं अपार्ट फ्रॉम दिस बेस। ये मैं अभी बनाने वाला हूँ क्योंकि मैंने इसको हाथ में पकड़ना था। तो इसका एरिया वेक्टर मैं आपके सामने लगाने वाला हूँ। देखो इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड। ओके। सो ये तो था एरिया वेक्टर। तो इट गॉट 6 सरफेसेस, मैंने 6 का एरिया वेक्टर आपको बता दिया। अब आपको पता होना चाहिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है। जस्ट अगेन थिंक, सुन लो दोबारा से, परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड, और इस विजुअल के हेल्प से आपको अभी समझ में आना चाहिए। यू कैन सी इन दिस डायग्राम दीज एरोज रिप्रेजेंटिंग एरिया वेक्टर। अगला टॉपिक है अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये मैं बताया था एरिया वेक्टर, उसकी डायरेक्शन आपको समझ में आ गई होगी। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पहले तो डेफिनेशन देखो क्या होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया। अब मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई से उसको डिनोट करते हैं, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। नाउ ई वेक्टर क्या है? ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी आपको डायरेक्शन पता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एस यहाँ पे क्या है? एस है सरफेस एरिया वेक्टर, जो एरिया वेक्टर मैं आपको बता रहा था, ये वाला। तो एस क्यों लिखते हैं? बिकॉज हमें सरफेस एरिया चाहिए, तो इसको ए से ना डिनोट करके एस से डिनोट करते हैं, बिकॉज सरफेस एरिया वेक्टर। ओके। तो अब यहाँ देखो भी, फ्लक्स क्या होगा फिर? डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, ए डॉट बी क्या होता है? ई एस कोस थीटा,
और ये थीटा किस में एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको अभी बताइए क्या होती है? परपेंडिकुलर। अब पहले इसके यूनिट देख लेते हैं। अभी सबसे पहले तो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होती है, हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर की होती है स्केलर। तो फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, इसके कोई डायरेक्शन नहीं होगी, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं इसके यूनिट पे। देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट क्या थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट थे न्यूटन पर कूलम, और एरिया के क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। कोस थीटा के तो होंगे नहीं, तो इसके यूनिट क्या आएंगे? फ्लक्स के यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स के यूनिट है। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा था, E इज इक्वल टू क्या? dV/dr माइनस में। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट निकालोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट होते हैं वोल्ट पर मीटर, देख सकते हो, पोटेंशियल बाय सेपरेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो ऐसा यूनिट है, आइदर यू कैन से न्यूटन पर कूलम, और आप वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हो। अब ये वाले अगर आप इसमें यूज करते हो इस इक्वेशन 1 में, तो देखो फ्लक्स के यूनिट क्या आएंगे? फ्लक्स के यूनिट में इधर लिख देता हूँ। फ्लक्स क्या फॉर्मूला है? ES कोस थीटा। ओके, तो अब यहाँ से आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर भी होते हैं, और एरिया के तो मीटर स्क्वायर, कोस थीटा के होते नहीं। तो फ्लक्स के यूनिट आप वोल्ट मीटर भी बोल सकते हो। तो फ्लक्स के SI यूनिट्स क्या हैं? वोल्ट मीटर, और आइदर यू कैन से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये दोनों ही फ्लक्स के यूनिट है। चलो देखो भाई, ये फ्लक्स समझने के लिए आप ये एक डायग्राम देखो, ये मैंने क्यूब बनाया, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये मैंने क्यूब बनाया। अब ये वाले सरफेस की अगर मैं बात करूँ, इस सरफेस को देखो, इसमें 6 फेसेस होते हैं, तो ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर बनेगा इधर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और एक्स एक्सिस में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। तो अगर हम इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स क्या आएगा? E जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो भी एरिया वेक्टर है, तो यहाँ कोस 0 आएगा, तो फ्लक्स आएगा E इंटू एस, जितना भी आएगा वो आपको वैल्यू पुट करनी है। अब मैं इस सरफेस पे आता हूँ, ये ऊपर वाला, ये वाला जो ऊपर वाला है, इसका एरिया वेक्टर देखो किधर बनेगा? वाई में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किधर लगा रखा है? एक्स में, तो थीटा कितना हो गया? 90। तो यहाँ से फ्लक्स क्या आएगा? ES कोस 90 0। ऐसा ही सेम इसके बिल्कुल अपोजिट ये वाले फेस के लिए, यहाँ पे भी फ्लक्स क्या आएगा? 0 इस सरफेस के लिए। तो अब ये देखो दो सरफेस, एक ये ऊपर है, इसका एरिया वेक्टर बनेगा Z में परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इसके बिल्कुल पीछे बनेगा -Z में। तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में लगा हुआ इधर, एरिया वेक्टर इधर है, तो इन दोनों से भी फ्लक्स क्या पास करेगा? 0। तो अब अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप ये वीडियो देखो, उससे आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ देखो भाई, अब क्या है कि अगर हम क्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें से फ्लक्स कितना पास करेगा। तो ये प्रॉब्लम बताने के लिए मुझे थोड़ा फ़ोन रोटेट करना पड़ सकता है इधर उधर, तो थोड़ा शेक करे तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लेना, अभी समझने के लिए था। अब सुनो, ये वही वाला क्यूब है जिससे मैं आपको फ्लक्स इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा था। अब ये जो पाइप है, इस पर मैंने ये एरो लगाए हैं, अगर आप थोड़ा देख सको तो। एक्चुअली इस पाइप को आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इधर लगा हुआ है इस तरफ, ओके, मेरे फिंगर की तरफ। अब यहाँ देखो, ये क्यूब मैंने इसमें रखा हुआ है, तो इस सरफेस के लिए ध्यान से देखो, इस सरफेस के लिए ये एरिया वेक्टर है, और ये थीटा कितना आ रहा है? 90। तो इससे तो फ्लक्स पास ही नहीं करेगा। अब सेम अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इधर ले आऊँ, देखो मैं इसको पैरेलल यहाँ ले आता हूँ, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए थीटा क्या आ गया? 90। तो यहाँ से भी कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, यहाँ से भी कोई नहीं करेगा। अब मैं ऊपर वाले पे आता हूँ, इस सरफेस पे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी है, देखो भाई, और ये थीटा देखना कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में थीटा कितना आ रहा है? 90। तो यहाँ से भी फ्लक्स पास नहीं करेगा, और जो इसका बेस है वो तो सेम इसके अपोजिट है, तो उसके लिए भी थीटा क्या हो जाएगा? 90। तो आउट ऑफ 6 1 2 और ये ऊपर वाला और बेस, यहाँ से फ्लक्स पास ही नहीं करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पाइप इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में थीटा कितना? 90। ये मार्कर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर, तो थीटा कितना है? 90। तो 4 में से फ्लक्स 0 होने वाला है। अब आते हैं इस सरफेस पे, देखो ये इसका एरिया वेक्टर है, ये वाली जो स्टिक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर लगा हुआ है, ये एरो देखो, तो यहाँ थीटा कितना है? 0, और कोस 0 क्या होता है? 1। तो यहाँ से फ्लक्स पास करेगा। इस सरफेस पे आते हैं, एरिया वेक्टर इधर, ओके, देखो ये लगा हुआ है, मेरी तरफ है एरिया वेक्टर, इस तरफ मेरी तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहाँ थीटा 180 होने वाला है। थीटा 180 मतलब का, उसका मतलब क्या? कोस 180 -1, तो यहाँ से फ्लक्स पास करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स है, यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स है। तो ये क्यूब वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत आएंगे भी, प्लीज़ इस पिक्चर को विजुलाइज करना आप।
इस वीडियो को, सॉरी नोट पिक्चर को, दैट अगर आप क्यूब को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो फ्लक्स किसी दो में से पास करेगा, एक में से नेगेटिव, एक में से पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, बाकी 4 सरफेसिस के लिए 1 2 3 एंड बेस 4 के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने ऊपर लिखा भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसकी स्टेटमेंट है, मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। पहले मैं समझा देता हूँ फिर आपको स्टेटमेंट पढ़ना। ये मैंने कोई क्लोज सरफेस ले लिया, कैसा भी, सपोज मैंने स्फेरिकल सरफेस ले लिया, ओके। अब ये स्फेरिकल सरफेस है और ऐसे समझो ये एक फुटबॉल है, ओके। तो पहले तो प्लीज़ इसको आप 2 डायमेंशनल, इसको कड़ा मत समझ लेना अभी। इट्स ए फुटबॉल, फुटबॉल के सेंटर पे चार्ज पड़ा है। तो अब ये क्या है, ये क्लोज सरफेस बना दिया मैंने, उसके सेंटर पे चार्ज रख दिया, क्यों, अब ये सेंटर पे नहीं कहीं पे भी हो सकता है। तो इसमें से टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, तो देखो फ्लक्स तो क्यों पास करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो फ्लक्स तो है यहाँ पे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/ε0 इंटू जो भी चार्ज है इसके अंदर, ओके। अगर एक क्यू चार्ज था तो क्या लिख देते, Q/ε0। अब पहले एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ो, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0, एप्सिलॉन जो कि कांस्टेंट अपना, टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। तो किसी क्लोज सरफेस के अंदर से टोटल फ्लक्स मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी, उसका सीधा गॉस ने फॉर्मूला दे दिया था कि जितना भी चार्ज है अंदर सरफेस के उसको एप्सिलॉन 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये समझो, और ये क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है, अभी सिलेंडर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। मान लो ये मैंने क्लोज सरफेस ले लिया, अब इसके अंदर चार्ज पड़ा है Q1 और Q2 और ये पड़ा है Q3। अब मैं कहता हूँ बताओ इसके अंदर से फ्लक्स कितना पास कर रहा है, इस सरफेस के अंदर से फ्लक्स कितना पास कर रहा है ये आप बताओ, ओके। चल देखो क्या करना है, अब इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना आ रहा है, जो अपन ने क्लोज सरफेस लिया है इसके अंदर चार्ज कितना आ रहा है, Q1 और Q2 अंदर है, तो फ्लक्स कितना पास करेगा, व्हाट इज टोटल चार्ज इनसाइड, Q1 प्लस Q2। Q3 तो बाहर है, वो किसी काम का नहीं है, अंदर होना चाहिए चार्ज। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1/ε0 से, तो ये आ गया। तो गॉस थ्योरम क्या है, कैसा भी आप क्लोज सरफेस ले लो, मान लो ये मैंने क्यूब ले लिया, अब क्यूब के अंदर कोई चार्ज रख दिया मैंने Q1 और ये -Q2, ये अंदर चार्ज पड़े हैं, तो इससे फ्लक्स कितना पास करेगा, अंदर चार्ज कितना है Q1 -Q2/ε0। तो व्हाट इज गॉस थ्योरम, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है, इट मे बी ए सिलेंडर, मे बी ए क्यूब, मे बी ए क्यूबॉइड, मे बी ए स्फीयर और एनी शेप। अगर वो क्लोज सरफेस है तो उसके अंदर से टोटल फ्लक्स मीन्स कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी, सीधी गॉस थ्योरम में क्या, जितना भी चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन। और ये चार्ज कौन सा है, जो उसके अंदर है, एनक्लोज, नॉट आउटसाइड, जैसे ये Q3 बार पड़ा था, ओके। अब हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम का प्रूफ करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम का प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशन है भी, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप अपलोड करेंगे। तो अभी मैं गॉस थ्योरम का क्या कर रहा हूँ, प्रूफ। चलो सपोज ये मेरे पास एक स्फीयर है, ओके। इसकी रेडियस है स्मॉल r, इसके सेंटर पे चार्ज पड़ा है Q। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इससे फ्लक्स निकाल के देखता हूँ कि टोटल फ्लक्स जो अपने पास फॉर्मूला है E.S वाला, अब वो अगर Q/ε0 के इक्वल आता है तो गॉस थ्योरम वैलिड है। तो अपन ट्राई करते हैं। तो लेट अस ए स्फीयर, लेट अस हैव ए स्फीयर और R क्या है उसकी रेडियस, और Q क्या है चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। उसके सेंटर पे हमने कितना चार्ज रखा है, Q चार्ज रखा है जो उसके सेंटर पे पड़ा है। तो हम कैसे करेंगे, कैसे फ्लक्स निकालेंगे, मैं इसका स्मॉल सरफेस एरिया ले लेता हूँ भी यहाँ पे ds, उससे फ्लक्स निकाल के इंटीग्रेट कर दूंगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ओके। पहले तो ये ds समझो भी, ये स्फीयर है, फुटबॉल है। अगर आपको फुटबॉल आपने देखा तो उस पर ना केमिस्ट्री का पार्ट, बेंजीन रिंग जैसे एक हेक्सागोनल से बने होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। अब एक वो हेक्सागोनल फुटबॉल के ऊपर है, जो वो अपना ds है, तो अपने ले लिया। अब इस ds का एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, ये पॉजिटिव चार्ज है भी, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड,
अवे फ्रॉम चार्ज। तो आप कहीं पे भी अगर आप यहाँ ds लेते हो तो एरिया वेक्टर इधर बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर बनता। तो इस सारे सरफेस के लिए आप कहीं पे भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो इस चार्ज का, तो उसमें थीटा क्या आएगा, 0। तो लेट ds बी स्मॉल सरफेस एरिया, हमने ये स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया ds, तो स्मॉल फ्लक्स उससे कितना पास करेगा, स्मॉल फ्लक्स थ्रू ds, इस ds से। अब ds देखो, मैं थ्रू बार क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास करती है वही फ्लक्स होता है, तो कितनी लाइन इससे पास करेंगी वो अपन फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला था E.S, अगर आपको याद हो तो। अब यहाँ मैंने स्मॉल एरिया लिया है तो ds, तो स्मॉल फ्लक्स d फाई क्या हो जाएगा, E.ds। अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, A B कोस थीटा, तो ये A डॉट P का फॉर्मूला ए बी कोस थीटा, और थीटा यहाँ देखो यहाँ कितना है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, 0। कहीं पे भी आप यहाँ भी लोगे तो यहाँ एरिया वेक्टर बनेगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो फॉर थ्रू आउट द सरफेस थीटा कितना है, 0। कोस 0 क्या होता है, 1। तो स्मॉल फ्लक्स क्या आ गया, स्मॉल फ्लक्स क्या आ गया, देखो ये इसके बाद यहाँ है भी स्मॉल फ्लक्स कितना आ गया, E.ds। अब टोटल फ्लक्स, ये तो सिर्फ इस ds से आया जिसको मैंने डार्क कर रखा है, टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई इसका इंटीग्रेशन, और कैसा इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन का सिंबल है, अभी ध्यान रखना, अगर मैं लिमिट नहीं लगा रहा और सर्कल लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन के सिंबल पे, तो मीन्स इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन, जो क्लोज सरफेसेज में या क्लोज्ड रिंग में या लूप में होता था। तो अब यहाँ देखो, जितना r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds देख लेना, अभी ds किसका पार्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्लोज्ड। नाउ ds इज पार्ट ऑफ सरफेस एरिया, तो ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या फॉर्मूला होता था, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये मैं ब्रैकेट में इधर लिख रहा हूँ। तो ई तो कांस्टेंट है और सरफेस एरिया क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये फ्लक्स आ गया। अब ये क्यू बाय एप्सिलॉन अभी तक नहीं आया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस चार्ज का आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। और के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अब ई की जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ, आप भी जब डेरिवेशन करोगे ऐसे लिख सकते हो साइड में। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये ई आ गया, और ये 4 पाई आर स्क्वायर तो पड़ा है। अब ध्यान से देख लेना, अभी ई की वैल्यू पुट कर दी मैंने, इस चार्ज का आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यो वैल्यू पुट कर दी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ds का इंटीग्रेशन आया था 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, और फ्लक्स क्या आएगा, देखो q बाय एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि गॉस ने कहा था। तो ये गॉस थ्योरम प्रूव होगी। ओके, देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ, गॉस ने क्या कहा था कि किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना पास करता है, जितना भी उसके अंदर चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो आप। तो हमने क्या किया, ये क्लोज सरफेस लिया, उसके सेंटर पे चार्ज रखा, और उससे फ्लक्स हम निकाल के देखते हैं। फ्लक्स कैसे निकालेंगे, पहले स्मॉल एरिया ले लिया ds, तो उससे फ्लक्स कितना पास करेगा, E.ds। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए मुझे एंगल चाहिए, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैं इसी वीडियो में बता के हटा हूँ क्या होती है। तो यहाँ निकालोगे तो परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये n कैप से लिखी हुई है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो ये आप कहीं भी ले लो सारे सरफेस पे, थीटा क्या आएगा, 0। तो स्मॉल फ्लक्स E.ds कोस 0, तो कोस 0 1, तो स्मॉल फ्लक्स E.ds आ गया। टोटल फ्लक्स इसका इंटीग्रेशन। अब E कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्यों देखो सेंटर पे है, तो हर सारे स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अब E तो बाहर ले आए, ds किसका पार्ट है, सरफेस एरिया का, तो ये मैंने लिख दिया, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ds की जगह 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ इस पॉइंट चार्ज का आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो आया था अपना, इस ई की जगह मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये डी का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें सॉल्व करोगे तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा, और यही अपने को प्रूव करना था। सो दिस इज गॉस थ्योरम, ये मैंने बहुत
एफर्ट करके वीडियो लेक्चर बनाया अभी। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। और इसके बाद गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में 101% CBSE बोर्ड में आती है, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डालेंगे। ओके, तो टिल देन बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। ओके, बाय।